हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका भारत के तट, घाट और मैदान है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है और सारी चीजें आपको समझ आने वाली हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहली चीज भारत के तट, घाट और मैदान के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये तट क्या होते हैं, घाट क्या होते हैं और मैदान क्या होते हैं। ठीक, ये चीजें हमारी क्लियर होंगी ताकि अब बार बार अगर इन शब्दों का नाम आएगा तो हम समझ पाएंगे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तट क्या है। तो तट वो होता है जिसका सीमा, जिसकी किनारा जो है समुद्र से लग रहा हो या जल से लग रहा हो, तो वो एरिया क्या कहलाएगा, तट कहलाएगा। जैसे आपका ये भारत का है और यहाँ पर क्या फैला है, पानी फैला है, यहाँ पे पानी फैला है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे भी पानी फैला है। तो यानी यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है। तो आसपास का ये जो एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है टकरा रहा है, जो पानी से टकरा रहा है, तो वो क्या किस नाम से जाना जाता है, तट के नाम से जाना जाता है। हम अगर अपनी भाषा में कहें तो इसको क्या कहेंगे, जो किनारा होता है उसी को ही हम तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घाट। तो घाट क्या होता है, पठारों का ढलान। आप जानते हैं पठार क्या होते हैं। तो पठार इस तरीके से, अगर आपका कोई पहाड़ है या पहाड़ी है तो पर्वत है, उसको अगर ये काट दिया जाए, यहाँ से ये कर दिया जाए, तो ये जो पठार बचता है तो इसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इसकी जो ढलान है उसको क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। तो याद रखना, पठारों के घाट वो होते हैं जो पठारों की ढलान होते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, घाट कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं मैदान में। तो मैदान वो एरिया होता है, जैसे आपका यहाँ से ये जो आ रहा है उसके बाद ये समतल हो जाता है, तो ये समतल वाला जो एरिया जो बराबर में मिल जाता है वो एरिया क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। तट आपका क्या हो गया, आपका किनारा होता है जो समुद्र से लगता है। जो एरिया आपका समुद्र से लगता है वो क्या कहलाता है, तट कहलाता है। घाट वो होते हैं जो पठारों की ढलान होती है, उसे हम घाट कहते हैं। उसके बाद हमने देखा मैदान क्या होता है। तो मैदान जो एरिया समतल होता है वो एरिया क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। जैसे अगर हम देखें हमारा उत्तर प्रदेश है, तो हमारा उत्तर प्रदेश कैसा इलाका है, तो क्या ये पठारी इलाका है, नहीं, ये कैसा है, मैदानी इलाका है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश मैदान में आता है। ठीक है, तो आपकी अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो मैदानी में भाग में आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चीजें देखते हैं। अब ये देखते हैं कि सबसे पहली चीज आपने ये समझ ली, तट, घाट, मैदान। उसके बाद हम समझते हैं प्रायद्वीपीय क्या होता है। प्रायद्वीपीय और आपका द्वीप में क्या फर्क है। तो सबसे पहली चीज हमें ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, प्रायद्वीपीय वो होता है जो तीनों ओर से आपका समुद्र से घिरा हो और चौथी ओर से क्या है, यानी आपका इधर से आपका समुद्र से घिरा है, ये भी समुद्र से घिरा है, तीन ओर से क्या है, पानी पानी है ना, नीचे भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो तीन तरफ से क्या हो, पानी हो, लेकिन एक तरफ से, यानी जो ऊपर का आपका भारत है वो किससे जुड़ा हुआ है, स्थल से जुड़ा हुआ है। यानी उसकी जो स्थल है वो क्या है, जमीन है, वहां पर पानी तो मौजूद नहीं है। तो तीन ओर से जो पानी से घिरा हो, एक तरफ से स्थल से घिरा हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय। ठीक है, अब हम देखते हैं द्वीप। तो द्वीप क्या होते हैं, द्वीप वो होते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी भरा हो। इसमें प्रायद्वीपीय में तीन तरफ पानी भरा हो, जबकि द्वीप में आपका जैसे ये द्वीप है, ठीक है, तो इसके आसपास क्या फैला हुआ है, पानी भरा हुआ है, चारों तरफ उसके पानी फैला हुआ है, वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह के भी बनते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं, या भारत के कितने तटीय राज्य हैं। यानी तट, यानी क्योंकि जो राज्य है उनका तट किससे लग रहा है, समुद्र से लग रहा है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, भारत के तटीय राज्य। जैसे आपका गुजरात है, गुजरात में ये जो लग रहा है ये समुद्र से लग रहा है। आपका जो मैंने बना रखा है ये किससे लग रहा है, समुद्र से लग रहा है। तो गुजरात कैसा राज्य हुआ, आपका तटीय राज्य हो गया। तो कितने, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि भारत के समुद्री तटीय राज्य कितने हैं। तो कितने हो जाएंगे आपके, 9 राज्य हो जाएंगे। कितने होंगे आपके, 9 राज्य हो जाएंगे। तो पहला अगर आप देखें तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका
गुजरात हो जाएगा। आप मैप देखेंगे तो वहां पे क्या है, ये गुजरात है। गुजरात के नीचे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्थित क्या मिलेगा, गोवा। गोवा के नीचे आपको क्या मिलेगा, तो कर्नाटक हो जाएगा। और कर्नाटक के नीचे क्या होगा, तो केरल हो जाएगा। तो इधर आपके कितने हो गए, 5 राज्य हो गए। ठीक है, अब इधर के कितने हैं, तो इधर यहाँ पे ये जो मौजूद है वो एरिया क्या कहलाता है, तमिलनाडु कहलाता है। तो तमिलनाडु की इससे यानी समुद्र से तट लग रहा है, तो तमिलनाडु भी कैसा राज्य हो गया, तटीय राज्य हो गया। तो इस तरह से तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल। तो ये इधर के कितने हैं, 4 हैं। इधर के जो राज्य हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो 5 और 4 मिलाकर आपके कितने हो गए, 9 राज्य। तो आपके भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तटीय राज्य भी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब और चीजें देखते हैं। तो जिस तरह से आप भारत की जो नीचे का यानी आप प्रायद्वीपीय भारत को जब देखेंगे, दक्षिण भारत को देखेंगे, तो इसमें क्या है, आपकी महाराष्ट्र से लेकर आपकी यहाँ तक का यानी नीचे तक की आपकी जो दक्षिण तक का है, जो दक्षिणी छोर, तो वहां तक आपका क्या है, कुछ श्रृंखलाएं फैली हैं। तो पर्वतों की श्रृंखलाएं फैली हैं। उसी पर्वत में जो आपका ये वाला जो एरिया है, ये श्रृंखलाएं फैली हैं, यहाँ से भी आपकी श्रृंखलाएं फैली हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, जो आपका, क्योंकि ये एरिया कौन सा है आपका, तो पश्चिमी है। ये एरिया कैसा है, पश्चिमी है। और ये वाला एरिया कैसा है, क्योंकि इधर आपकी कौन सी दिशा है, तो पूर्वी है। तो ये वाला घाट अब जब इधर पड़ेंगे तो ये वाला घाट कौन सा कहलाएगा, पश्चिमी घाट कहलाएगा आपका, पश्चिमी घाट। ये वाला जो आपका एरिया है जो आपका फैला हुआ है, उसको अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट फैला हुआ है। और क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये जो आपके पहाड़ जिस तरीके से मैंने बनाए हैं, तो ये वाला जो एरिया है वो किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी घाट। अच्छा, ये जो हमने बताया ही है, पठारों की क्या है, ये ढालान है। तो पूर्वी घाट जो है, क्योंकि ये पूरब में स्थित है, इसलिए इसे पूर्वी घाट कहते हैं। क्योंकि ये पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाता है पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है सह्याद्री पर्वत। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्वी घाट को और किस नाम से जानते हैं, तो महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगली चीज हमारी क्या बनती है कि ये वाला जो आपका घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये जो हमारा घाट बनाया मैंने, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम जहाँ पे होता है, जहाँ पे इनका मिलन होता है, उस एरिया को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो उस एरिया को नीलगिरी कहते हैं। यानी यहाँ पे ये मिल रहा है और यहाँ पे ये वाली श्रृंखला मिल रही है, तो ये जो एरिया है वो किस नाम से जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है, नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी, डोडा बेटा हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी हो जाएगी नीलगिरी की, वो कौन सी हो जाएगी, डोडा बेटा हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं वो एरिया क्या कहलाता है, ये वाला जो एरिया है आपका नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो डोडा बेटा हो जाएगी। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 2695 हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जिस तरह से आपका तट से लग रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये आपके क्या है, तो ये आपके पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट से आपका जब ये इस एरिया में समतल हो जाता है तो यहाँ पे ये क्या है, फैला हुआ है। ये जो एरिया है ये कैसा है, तो यहाँ पे क्या है, मैदानी एरिया फैला हुआ है। और मैदानी एरिया क्योंकि ये पश्चिम में है, इसलिए इसे पश्चिम कहते हैं। और ये तट से लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तटीय। और क्योंकि ये एरिया कैसा है, मैदानी है, इसलिए सॉरी पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। आप देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान, तो ये पूरब में है इसलिए इसे पूर्वी कहेंगे। तट से लगा हुआ है ये मैदान, इसलिए तटीय कहेंगे। और ये है क्या, तो मैदान है, इसलिए इसे पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने, तट पढ़े, तट से जुड़े हुए राज्य पढ़े, उसके बाद हमने घाट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम मैदान के बारे में पढ़ा। तो मैदानी जो एरिया है आपका, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का अगर हम देखें तो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है।
एरिया यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक फैला है उसे किस नाम से जानते हैं? पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो एरिया है उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आंध्र प्रदेश का लेकर पश्चिम बंगाल तक, आपका पश्चिम बंगाल तक का जो आपका है एरिया, जो मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि ये वाला एरिया पूर्वी तटीय मैदान के नाम से, लेकिन आंध्र प्रदेश के अगर आगे जाए पश्चिम बंगाल तक का जो मैदान फैला हुआ है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपसे इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। तो याद रखना है उत्तरी सरकार के नाम से उसे जाना जाता है। तो हमने मैदान देख लिए, पश्चिमी तटीय मैदान क्योंकि तट पर मौजूद है इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, उसके बाद आपका यहाँ से वहां तक का जो फैला हुआ है उसे उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, उड़ीसा, उड़ीसा के जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे आपका उड़ीसा मौजूद है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर आपका वो पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा के जो आसपास का क्षेत्र है, उड़ीसा में जो क्षेत्र है उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पर का जो एरिया, अगर स्पेशली आपसे उड़ीसा से पूछे तो आपको याद रखना है उस मैदान को उत्कल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो उत्कल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप पूरे एरिया की बात करें तो यहाँ से लेकर वहां तक का एरिया उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम आगे पॉइंट्स में चलते हैं। तो अभी चीज हमने पढ़ी तट, घाट, मैदान, ये तीनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं जो तट, जैसे आपने देखा होगा कई रोड होते हैं, बड़े बड़े बने होते हैं, लेकिन रोडों के नाम अलग होते हैं, सड़क के नाम अलग अलग होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है जिससे पहचान हो सके। इस तरह से इन तट जो बना है, ये आपका जो तट है, ये जो आपका सीमा है जो बनी हुई है, इसको क्या कर रखा है, इसको भी नामों से पुकारा जाता है। तो कई उसके नाम है, कई तटों में विभाजित किया गया है जिसमें उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। चलिए अब हम उस पे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो अब हम तट के बारे में पढ़ेंगे। तट के भी नाम है, किस किस तट के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका गुजरात है, यहाँ से यानी गुजरात का, यहाँ से समुद्र जहाँ का आपका स्टार्ट होता है, तो ये जो किनारा है इसको, जो ये तट बना हुआ है यहाँ से लेकर दमन तक का, आपका जो दमन तक का एरिया है, लिखे दे रही हूँ। तो जैसे यहाँ से ये आपका जो है ये जो एरिया है, इस तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस तट से नाम से जाना जाता है? तो कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है, कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो ये कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। लेकिन दमन से लेकर आपका गोवा तक का जो एरिया है, ये दमन से लेकर आपका गोवा तक का जो एरिया है, ये तट किस नाम से जाना जाता है? ये वाला, तो ये किस नाम से जाना जाएगा? कोकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोकण तट के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखें तो दमन से कहां तक का है आपका? गोवा तक का। अब गोवा से अगर हम आगे देखें तो ये वाला आपका जो कर्नाटक तक का फैला हुआ है, ये गोवा से लेकर कर्नाटक तक का जो फैला हुआ है, इसे क्या कहते हैं? तो केंद्रा तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? केंद्रा तट के नाम से जाना जाता है। अब यही वाला आपका ये जो एरिया है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जो फैला हुआ है, ये वाला जो आपका तट फैला हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है? यानी जो आपका केरल में फैला हुआ है, तो ये किस नाम से? ये आपका गोवा से लेकर कितना था? कर्नाटक तक का था। और कर्नाटक से कहां तक के? केरल तक का आपका जो फैला हुआ है, उस तट को किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है मालाबार तट। मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का जो आपका आंध्र प्रदेश तक का फैला हुआ है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो इस जो एरिया है, इस तट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये जो आपका यहाँ से लेकर ये वाला जो तट है, इसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब आंध्र प्रदेश से लेकर आपका पश्चिम बंगाल तक का जो एरिया है, इस तट को किस नाम से जानते हैं? तो इसे डेल्टा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो डेल्टा क्षेत्र। हो सकता है आपके ऑप्शन में डेल्टा तट लिखा हो, तो ये भी आपका सही होगा। कभी कभी आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि उत्कल तट, तो भी आपको आंसर सही होगा। तो आपके जैसा ऑप्शन दिया हो, आप उस तरह से आंसर उसका दे देंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि तट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं।
तो सबसे पहली चीज आपसे पूछा जाता है कोरोमंडल तट कौन से घाट पर मौजूद है, किस घाट की तरफ है। तो किस घाट की, क्योंकि ये वाला एरिया कौन सा था, पूरब में है और ये वाला एरिया पश्चिम में है। तो कोरोमंडल तट कौन से घाट पर मौजूद है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पूर्वी घाट पर मौजूद है। ठीक है, जबकि इधर आपसे पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए कोकण तट किस तट पर मौजूद है, कौन सी घाट पे मौजूद है, तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट के तरफ मौजूद है। कोकण तट आपका किस में आता है, पश्चिमी घाट में आता है, जबकि आपका कोरोमंडल किधर आता है, तो आपको याद रखना है पूर्वी घाट की तरफ आपका आता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। चलिए इतनी चीजें देख ली। तो सबसे पहले हमने पढ़ा गुजरात से दमन तक का जो तट है वो किस नाम से, कठियावाड़ तट। फिर दमन से आपकी गोवा तक का जो तट है उसको किस नाम से, कोकण तट। उसके बाद गोवा से कर्नाटक तक का तो किस नाम से जाना जाता है, केंद्रा तट। फिर कर्नाटक से लेकर केरल तक का जो फैला हुआ है उसे किस नाम से, मालाबार तट। फिर यहाँ से लेकर आपका आंध्र प्रदेश तक का जो फैला हुआ है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। उसके बाद में क्या होता है, डेल्टा क्षेत्र कहलाता है आपका यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो नदियां आपकी इस साइड बहती हैं, जो नदियां आपकी किधर बहती हैं, इस साइड बहती हैं, यानी आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं। जो भी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं यानी किसमें मिलेंगी, जाके अरब सागर में चली जाती हैं, अरब सागर में मिलती हैं। तो वो नदियां ज्यादातर कितनी क्या बनाती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी को जर्नल मुख के नाम से भी जानते हैं। जबकि जो नदियां इधर की तरफ बहती हैं तो क्या होता है, इधर के एरिया में क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाती हैं, इसलिए इसे डेल्टा क्षेत्र या डेल्टा तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो है आपका, इधर आपका पश्चिमी घाट जो है वो आपका ज्यादा ऊंचा है इसके मुकाबले। तो ये वाला पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट के मुकाबले ये कम है और ये ज्यादा है। तो इसकी ऊंचाई ज्यादा है, उसकी ऊंचाई कम है। दूसरी चीज आपसे ये पूछी जाती है कि जनसंख्या सर्वाधिक पश्चिमी घाट पर निवास करती है या फिर पूर्वी घाट पर निवास करती है। तो सबसे ज्यादा आप देखिएगा जो आपका फैला हुआ है इसकी ऊंचाई तो ज्यादा है, लेकिन आपका जो पूर्वी घाट है इसका विस्तार अधिक है। इसका विस्तार अधिक होने के कारण क्या है, तो यहाँ पर कृषि जो है अच्छी होती है, और कृषि जब अच्छी होती है तो उस वजह से क्या होता है, तो वहां की जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, यहाँ की नदियां क्या बना रही हैं, एस्चुअरी, जबकि इधर की नदियां क्या बना रही हैं, डेल्टा क्षेत्र। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है, इसलिए जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा निवास करती है। यहाँ की इसकी क्या है, इसकी ढलान ज्यादा है और इसकी ढलान कम है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। तो इतनी चीजें हमारी सारी क्लियर है। इसको पश्चिमी घाट को क्या कहेंगे, सह्याद्री पर्वत। पूर्वी घाट को किस नाम से और किस नाम से जानते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। अब हम कुछ चीजें और देख लेते हैं, भारत की समुद्री सीमा। तो इस पर भी हम बात करेंगे, भारत की समुद्री सीमा क्या होती है और इसका निर्धारण कौन करता है। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि जैसे जमीनों का निर्धारण होता है, जमीन बटी होती है कि इतनी जमीन पर आपका अधिकार है, ये चीज इस पर आपका अधिकार है, तो क्या होता है, दूसरा चीज वो आपकी नहीं ले सकता है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो इसी तरह से क्या होता है, जैसे आप मानिए कि ये वाला आपका है, ये आपका भारत का एरिया है, तो इस भारत पे पूरा अधिकार किसका है, तो पूरे पे अधिकार, ये अपना भारत है, ये पूरा अधिकार भारत का ही है और किसी का नहीं है। कोई और देश इस पे आकर अपना अधिकार नहीं कर सकता। ये अधिकार किसका है, भारत का है, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी तरह से आपका जो समुद्र वाला एरिया होता है वहां पर भी अधिकार बटे होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कुछ देश हैं जिनके पास समुद्र फैला है, लेकिन कुछ देश हैं उनके पास समुद्र नहीं है, किसी की समुद्री सीमा नहीं लगती है। तो अगर ये इस तरह से, अगर भारत के पास समुद्र फैला है, जितना भी फैला है, तो क्या भारत पूरे समुद्र पर अधिकार कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। और इसी तरह से इस पर कुछ निर्धारण कर दी गई कि इतनी सीमा तक इस देश का अधिकार है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता, जो ज्यादा पावरफुल देश होते या जिसके पास ज्यादा ताकत होती वो पूरे समुद्र पर अपना अधिकार कर लेते, ऐसा होता, और दूसरा देश भी उस जगह को, उस जो समुद्र क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार करने की कोशिश करता, और इस होड़ में क्या होता, युद्ध होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। तो इन सारी चीजों पर भी ध्यान दिया गया और इसके लिए एक संस्था का निर्माण किया गया। तो वो संस्था कौन सी हो जाएगी, आपकी अनक्लोज संस्था है। अनक्लोज संस्था का निर्माण हुआ, कब हुआ, इस बात पर ध्यान दिया गया
तो 1982 में इस संस्था का निर्माण किया गया। इस संस्था की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। तो कुछ नियम इसके भी बनाए गए हैं कि ताकि कोई देश दूसरे देश से ना लड़े, और इन चीजों पर नियम बना दिए गए ताकि कोई भी देश किसी की सीमा में एंटर ना कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए कि एक जो समुद्री मील है उसको किस किलोमीटर में नापते हैं। तो एक समुद्री मील के बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। तो एक समुद्री मील के बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। तो इसी तरह से जैसे आप ये देखिए, मैं यहां पर बना देती हूं, जैसे आपका भारत है ये, और भारत से आपकी कितनी, ये एरिया जो है इसका, यानी यहां से जो लंबाई है आपकी कितनी है, 12 समुद्री मील। कितनी, 12 समुद्री मील। तो 12 तक का जो एरिया आपका फैला है, इस पर अधिकार भारत को किस तरह से प्राप्त है। उसके बाद आपका इसी आधार क्षेत्र से आपका 24 समुद्री मील है। तो 24 मील तक के आपका कितना हो जाएगा, जैसे 24 मील, इस पर कैसे अधिकार प्राप्त है भारत को। और आपका ये वाला जो है, ये जैसे यहाँ तक फैला हुआ है, इस तरीके से आपका सब तरफ, तीनों तरफ, जितनी तरफ समुद्र है, आपका जो अधिकार है उसमें बात हो रही है। तो आपका ये वाला अगर देखें, ये 24, और ये वाला 200 मील, आपका 200 मील। तो कितना एरिया कहां तक फैला है, आपका जो 12 समुद्री मील है, जैसे आपका भारत है, भारत के जो आपका समुद्र पर अधिकार है, तो कहां तक आपका अधिकार क्षेत्र में आता है वो समुद्र। ऐसा नहीं है कि समुद्र ज्यादा फैला है तो सब भारत के अधिकार में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही दूसरे देश है, उनके ऊपर भी ये नियम कानून लागू होते हैं कि पूरा उनके क्षेत्र में नहीं आता है। कहां तक उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, 200 मील तक। तो 200 मील तक उनके कैसे कैसे उनके अधिकार प्राप्त है, उस पर हम बात करेंगे। तो भारत में आपसे पूछा जाता है, भारत का जो अधिकार क्षेत्र है, कहां तक आपका प्रादेशिक जल सीमा का अधिकार है। तो कहां तक इसे प्राप्त है, तो 12 समुद्री मील तक के आपका प्रादेशिक जल सीमा कहलाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं टेरिटोरियल सी। तो टेरिटोरियल सी के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, 12 समुद्री मील तक के भारत को कैसा अधिकार प्राप्त है, तो जिस तरह से भारत को अपने ये जो भारत वाला एरिया है उसके अंदर संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, वो जो चाहे उसके अंदर कर सकते हैं, पूरी तरह से अधिकार इस पर प्राप्त है, उसी तरह से अधिकार इसने 12 समुद्री मील तक भारत को प्राप्त है। जिस तरह से सारे काम इसमें कर सकते हैं, अपनी तरह से पूरी तरह से इस पर सारे अधिकार प्राप्त है, उसी तरह से आपका 12 समुद्री मील तक के आपको पूरी तरह से भारत पर का अधिकार है। जैसे ये स्थल है, तो और अब ये स्थल ना होके क्या है, समुद्र है। फर्क बस इतना है। ठीक, अब आगे चलते हैं कि ये आपका नाम माना कहां से जाता है, तो याद रखना आधार क्षेत्र से माना जाता है। तो आधार रेखा से माना जाता है। तो आधार रेखा जो होती है वो 24 मील तक की। तो 24 मील तक के अधिकार किस तरह के प्राप्त है, तो आपका प्रादेशिक जल सीमा आपकी कहां से कहां तक है, 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा है, जिस पर संपूर्ण अधिकार भारत को प्राप्त है। उसके बाद आपका आधार से लेकर 24 मील तक की जो दूरी है, यानी 24 मील तक जो समुद्र फैला है, उस पर भारत को किस तरह के अधिकार प्राप्त है, तो उस पर भारत को सफाई क्षेत्र, सफाई का अधिकार प्राप्त है। सफाई का आपसे पूछा जाता है अधिकार प्राप्त है। और कौन सा है, तो सीमा शुल्क का भी अधिकार प्राप्त है। इस पे सीमा शुल्क का भी अधिकार प्राप्त है। जैसे कि आपका भारत के से लेकर 24 मील तक के जो समुद्र फैला है, उस पर भारत को अधिकार प्राप्त है कि वो वहां तक का सफाई का कर्तव्य है। वो उसका कर्तव्य क्या है कि वो सफाई पर ध्यान देगा, और सफाई रखने का अधिकार किसको है, तो भारत को। वो उस पर क्या रखेगा, सफाई रखेगा। जैसे अगर सफाई रखना है, अब सफाई ना रखी जाए तो मान लो यहाँ पे जीव जंतु जो भी पाए जाए, उन्हें अगर नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन हो जाएगा, तो वो देश वो जिम्मेदार होगा जिसने 24 मील तक उसकी जिम्मेदारी है कि वो इतने एरिया को वो साफ सुथरा रखेगा, और इसके सफाई के जो अधिकार हैं वो उसी के अंतर्गत आते हैं। तो उस पर सफाई रखने का काम भी कौन करेगा, भारत करेगा। 24 मील तक का जो है उसमें, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और पहली चीज, अगर सफाई नहीं रखता है, कोई जीव जंतु होते हैं या कुछ नुकसान पहुंचता है, तो इसका जिम्मेदार वही देश होगा जिसके 24 मील के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब अगली चीज हमने बात करी,
तो सीमा शुल्क, तो इसके अंतर्गत यानी आपकी 24 मील के अंदर क्या होगा, कोई अगर क्षेत्र, कोई अगर जहाज आता है, जैसे आपने पढ़े होंगे बंदरगाह, तो कुछ बंदरगाह बने हुए हैं हमारे भारत में, कई बंदरगाह है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका कोच्चि बंदरगाह है, तो जो आपका कोई जहाज आपसे क्या करता है, व्यापार करने के लिए आता है, तो जब वो जहाज आपका यहाँ से आ रहा है यानी 200 मील से आ रहा है, तो इस पर कोई इसके ऊपर सीमा शुल्क नहीं है। लेकिन जब वो 24 मील के अंदर एंटर करता है तो क्या होगा, उसको देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 24 मील के अंतर्गत कोई भी जहाज आता है, बाहरी कुछ भी, तो सारे अधिकार किसको प्राप्त है, सीमा शुल्क कौन प्राप्त करेगा, तो भारत को इसका फायदा होगा। भारत के अधिकार के अंदर आती है 24 मील की, 24 मील जो आपका समुद्र है वो भारत के अंतर्गत आता है, तो इससे जो भी टैक्स प्राप्त होगा, जो सीमा शुल्क होगा, वो कौन लेगा, तो भारत में जाएगा, ना कि कोई दूसरा देश के अंतर्गत, क्योंकि ये इतना एरिया 24 मील वाला जो है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, भारत के अंदर आ रहा है। अब बात करते हैं, तो इतने एरिया को क्या किस नाम से जाना जाता है, इस वाली लाइन को 24 मील तक की जो आपकी है आधार से लेकर, इसको किस नाम से, किस जोन के नाम से जानते हैं, तो इसे संलग्न क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पे आपको समीपस्थ मंडल लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो समीपस्थ मंडल के नाम से भी जानते हैं। आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखना है, कॉन्टिजियस जोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत भारत जो है टैक्स वसूल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो 200 मील तक की बात करें, यानी यहाँ आपके समुद्र में 200 मील तक के भारत की जो सीमा से 200 समुद्री मील तक भारत को अधिकार प्राप्त है। इसमें किस तरह के अधिकार प्राप्त है, जैसे जैसे आप ये देखेंगे कि ये जो 200 समुद्री मील बहुत दूर है, तो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी वैज्ञानिक, जैसे कोई रिसर्च होती है, तो कुछ रिसर्च होना होती है, तो वो कहाँ होती है, तो इस 200 मील के अंदर वो कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक रिसर्च बनाना है, कुछ भी करना है तो यहाँ पे करेंगे। जैसे बहुत खतरनाक तरह की रिसर्च की जाती है, तो वो कहाँ की जाती है, यहाँ की जाती है, ना कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, जनता को नुकसान होगा और भारत को नुकसान होगा। अगर यहाँ पे समुद्र के बीच में करेंगे तो इसमें नुकसान नहीं होगा। अच्छा, वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ यहाँ पे भारत को और किस तरह के अधिकार प्राप्त है, तो द्वीपों का भी निर्माण कर सकता है, द्वीपों का भी निर्माण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो भारत है वो द्वीपों का भी निर्माण करा जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, द्वीप क्या होते हैं, जो चारों ओर से समुद्र से घिरे होते हैं, तो यहाँ पे द्वीपों का भी निर्माण किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे जैसे कुछ भी अगर कुछ जाना है, तो अगर जैसे जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है या कुछ भी होता है, तो अगर सरकार चाहे तो वहां के लोग उन द्वीपों को बनाकर द्वीप पर रह सकते हैं। ये सरकार के अंतर्गत आता है, जो भारत के अधिकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है 200 समुद्री मील तक, जहां जहां भारत का अधिकार आएगा, भारत के अंतर्गत आएगा। 200 मील के बाहर अगर आपसे पूछा जाए भारत का अधिकार है, तो भारत का उस समुद्र पर अधिकार नहीं है। भारत को कहां कहां तक है, 12 तक है, तो 12 तक पूरी तरह से अधिकार प्राप्त है, और 24 मील तक कुछ अधिकार प्राप्त है। जैसे सफाई का हो गया, आपका कौन सा हो गया, सफाई का सबसे अहमियत वाली चीज है आपकी सीमा शुल्क वाला अधिकार। कोई बंदरगाह बना है, कोई जहाज आता है व्यापार करने के लिए, तो जब वो व्यापार करने के लिए आएगा तो वो यहाँ 224 जो मील वाली आपकी है इसके अंतर्गत आएगा। इसके जैसे ही एंटर करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये क्या देता है, टैक्स देता है। तो इतने कहाँ तक टैक्स ले सकते हैं, 24 मील तक। 200 मील तक आपका क्या हो जाएगा, तो वैज्ञानिक अनुसंधान इसके अंतर्गत आते हैं आपके, और साथ ही साथ द्वीपों का निर्माण भी किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, तो आपके इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।